जो इनके फार्मूले हैं मैं उसकी तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो मोल इस मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम जब आम डेली लाइफ में जाते हैं तो मास के लिए हम किलोग्राम वगैरह के जो यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम जब भी किसी क्वांटिटी को लेंगे तो उसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए जब हम यूनिट लेंगे तो वो मोल है, और मोल लार्ज यूनिट है। तो किसी सब्सटेंस में अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल सब्सटेंस। अगर किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल में एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल, ठीक है। तो ये डिफिनीशन तकरीबन हर एक को आती है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने, मैंने भी जो पढ़ाया था कि एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है मोल के साथ, क्या होती है, मोलर मास। तो मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये अच्छा, मोलर मास को किस तरह आपने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन सब को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर लो तो क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो इधर मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर, या फार्मूला, इसको अगर मैं किस में एक्सप्रेस कर लूँ, ग्राम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना मास, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दिया गया हो, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इसका आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, 16 mu। अगर इसी को मैं किस में एक्सप्रेस कर लूं, 16 ग्राम, इसी के साथ अगर मैं ग्राम लिख लूं तो ये अब क्या बनेगा, मोलर मास, ठीक है। तो इसलिए हम, अच्छा मुझे बताओ, एक 1 ऑक्सीजन एटम इसका मास क्या होगा, 16। अगर ये आ जाए Na ऑक्सीजन, Na ऑक्सीजन एटम की समझ आ रही है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक एटम का ये है, तो इस 16 के साथ में 16 mu, तो ये एक एटम का है, तो इसी के साथ भी तो Na मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, तो इन दोनों को Na से मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या आता है। देखो 16 AMU इंटू Na, ये लिख सकता हूँ फिर। इसका मैंने पहले अभी रिलेशन बताया था, ये किसके बराबर आता है, तो इसको लिख लो 16 ग्राम। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोल को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो यूनिट इधर से आया होगा। देखो 16 mu ये एक एटम का मास है। अगर 1 मोल एटम ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम Na इंटू ऑक्सीजन एटम लिखूंगा, मतलब दोनों साइड से Na मल्टीप्लाई कर लो, एवोगाड्रो इधर भी, तो ये क्या बनेगा, Na ऑक्सीजन एटम के मास को मैं क्या बोलूँगा, मोलर मास नहीं बोलूँगा, तो ये रहा मोलर मास। और ये क्या है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ये रिलेशन मैंने पहले आपको पढ़ाया था, तो ये किसके बराबर है, ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह आप और भी एटम खुद कर सकते हो। मैंने ये आपको सिर्फ समझाना था कि ये ग्राम की वैल्यू इसके साथ यूनिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये लिखते हैं। अच्छा, मोल के निकालने के लिए फिर आप फार्मूला है। मोल को आप जब मास दिया गया हो उसके टर्म में भी निकाल सकते हो, जब आपको परसेंटेज दिया गया हो तब भी निकाल सकते हो,
आपको अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं गैसियस, तब आप वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हो, मोलेरिटी के टर्म में भी निकाल सकते हो। मोलेरिटी का टर्म पढ़ा है, ठीक है? अच्छा नहीं पढ़ा है अभी बता देंगे, लेकिन ये जो आगे सॉल्यूशन के चैप्टर हैं उसमें मोलेरिटी का लफ्ज़ दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स गिवन लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं उसको मोलेरिटी बोलते हैं, ठीक है? सिर्फ मैं फार्मूला लिख लेना जो अभी यूज़ के होंगे, मैं और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसे साफ कर लो। अच्छा, इसी मोल के साथ एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है, वो अमूमन कन्फ्यूजन है। मोल इसको बोलते हैं ग्राम कंसेप्ट, उसको मैं समझाऊंगा तो उस पर ध्यान देना। मैं मोल्स के फार्मूले लिख लेता हूँ। तो मोल को मास की टर्म में क्या लिखते हैं? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, अगर मास इन किलोग्राम दिया गया हो, जाहिर सी बात है कभी कभार केजी में मास दिया गया हो, तो तब आपने इस इक्वेशन को बिल्कुल इसी तरह लिख लेना है। मोलर मास यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 केजी में 10 की पावर 3 नहीं होता है, ठीक है? इसी तरह अगर मास इन मिलीग्राम दिया गया हो, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सर जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, तो फिर 10 की पावर -3 नहीं आता है? ग्राम को नहीं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 केजी में इतने ग्राम होते हैं। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, कितना आता है? -3 नहीं आता है। ये फार्मूला है। अब मैंने इसको ग्राम में लेना है, लेकिन केजी में दिया गया है, ठीक है? तो 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। फार्मूला ये जो है ग्राम में दिया गया है, लेकिन अगर आपको केजी में दिया जाए तो 1 केजी में कितने ग्राम है? 10 की पावर 3। 1 केजी में कितने मिलीग्राम है? 10 की पावर -3, ठीक है? ये तो सिंपल है। तो ये जब मास दिया गया हो तो ये तीनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका आगे चलकर यूज़ होगा। अच्छा, मोल इसके अलावा जब इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स, जब आपको पार्टिकल्स दिए गए हों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय NA, ये NA को मैं फिर इस तरह लिख रहा हूँ ताकि जितने आपको पार्टिकल दिए गए हों उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, तो इससे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल जो है ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब एलिमेंट हैं तो या मॉलिक्यूलर मास लिखोगे या एटॉमिक मास लिखोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास लिखूंगा। तो ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है। वहाँ पर जो परसेंटेजेस आपको दिए गए होते हैं और जो हम रिस्पेक्टिव एटम से उसको डिवाइड करते हैं, कार्बन का 12 से ऑक्सीजन का, तो वो हमको क्या मिलते हैं? मोल्स। तो परसेंटेज की सूरत में भी मालूम कर सकते हो, मास गिवन दिया गया हो, ठीक है? इसके अलावा वॉल्यूम के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम की टर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले मोलर वॉल्यूम का पता हो, STP क्या होता है, RTP क्या होता है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी चीज़ के मुझे गैसियस कंपोनेंट है उसके मुझे मोल बताओ एट RTP या STP। तो ये दोनों आप जब STP होगा तो 22.4 वॉल्यूम लेना है मोलर, जब RTP होगा तो 24 लेना है।
तो इसलिए मोलर वॉल्यूम डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जाहिर सी बात है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं, तो इसलिए कंडीशन मेंशन होना ज़रूरी है। तो उसको फिर पहले आप STP और RTP को मैं जल्दी समझा देता हूँ कि उसमें कितना वॉल्यूम होता है और RTP में कितना, फिर उसके इक्वेशन बन रहे हैं। सही है, मुझे डस्टर दे दे इससे। मोलर वॉल्यूम, अच्छा मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट, यहाँ पर बाज STP दिया गया हो या RTP, वो डिपेंड करेगा कंडीशन। ज़्यादातर केसेस में STP दिया गया होता है। ठीक है, तो मैं टर्मिनोलॉजी, अच्छा इसके लिए पहले ज़रूरी है STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए प्रेशर कितना होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री, या अगर केल्विन में लिखना चाहो तो 273 केल्विन। तो ये STP कंडीशन होगी जब गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री हो और उस पर प्रेशर 1 atm हो, तब हम इस कंडीशन को STP बोलेंगे। इसी तरह RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें भी प्रेशर तो दोनों केसेस में 1 एटमॉस्फेरिक होगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा 25 डिग्री, अगर केल्विन में लिखना चाहूँगा तो 298 केल्विन, इसमें 273 जोड़ दो तो 298 आ जाते हैं। अच्छा, STP पर जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, ये STP पर वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, लीटर के साथ ये भी लिख सकते हो डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसके अलावा आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसलिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 400 cm क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। तो ये रिलेशन है, किसी भी रिलेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस यूनिट पर ध्यान देना है कि कौन सा यूनिट है। अच्छा, इसके साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 मिलीलीटर भी ले सकते हो, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप ml में भी लिख सकते हो। इसकी समझ आई है? इसके अलावा आप कंडीशन आपको